किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। वो दो चीजें हैं क्या? वो दो चीजें हैं, एक तो रूम जिसमें कई सारी बुक्स हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी है वो, और दूसरा उस रूम में आप बिना फोन के, बिना स्टोरी के, बिना रील्स के, बिना शॉर्ट्स के, हर उस चीज के। हेलो गाइस, माई सेल्फ हर्ष जायसवाल, करंटली एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं एंड फाउंडर ऑफ नीट एक्सेल। इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं? इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि नीट यूजी जैसे एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। ये वीडियो आपको कई सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है? हर उस बच्चे को बताना जो नीट यूजी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, भले ही वो पेरिफेरी के कहीं से हो, किसी बड़ी जगह से हो या छोटी जगह से हो, डजेंट मैटर। हर उस बच्चे का जिसका सपना है डॉक्टर बनने का, उसको एटलीस्ट एक प्रॉपर गाइडेंस तो होना ही चाहिए कि नीट यूजी जैसे एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, और क्या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही लिमिटेड चीजें चाहिए, और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अगर मैं इस चीज को देखूं कि हमारे पास तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक जिन्होंने 11th में प्रिपरेशन के लिए सोच लिया, एक जिन्होंने 12th में प्रिपरेशन के लिए सोचा, और एक जो ड्रॉप लेके अब प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं। तीनों के लिए सेम स्ट्रैटेजी तो हो नहीं सकती, बट हाँ, जो पाथ है ना वो तीनों के लिए ही सेम है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि तीन फेजेस होते हैं नीट यूजी की प्रिपरेशन के लिए: लर्निंग, प्रैक्टिसिंग और टेस्टिंग। अब लर्निंग, प्रैक्टिसिंग और टेस्टिंग, इन तीनों का मतलब क्या है? लर्निंग वो फेज होता है जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हो, आप अपने बेसिक्स को मजबूत करते हो, और आप उस पूरी प्रिपरेशन को मोल्ड कर रहे होते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहां पे जाएगी। आप 670 नंबर लेके आओगे या फिर आप 420 नंबर पे ही अटक जाओगे। इन सारी चीजों को अगर कोई मोल्ड कर रहा है, वो यही फेज होता है, लर्निंग फेज। दूसरा फेज होता है प्रैक्टिसिंग फेज, जहां पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और तीसरा फेज होता है टेस्टिंग फेज, जहां पे आपको खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं और अपने आप को इतना एक्यूरेट बना लेना है, इन चीजों को देख लेना है, ताकि आपको जो रियल एग्जाम है नीट का उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो लेट्स सी तीनों फेजेस में क्या क्या है। सबसे पहला आता है लर्निंग फेज। अगर आप 11th में हो तो आपको अपनी 11th के लिए भी कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं और नीट के लिए भी कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर आपको लर्निंग करनी है तो आपको एक अपने साथ ना एक हैंडी चीज जो रखनी है वो है कोचिंग। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट। अगर आप ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकते हो या फिर ऑफलाइन आपको नहीं पसंद, तो आप एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लो, है ना, और उसके बाद आप उससे पढ़ाई करो। अगर कोचिंग नहीं लेके आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, मैं उसका भी बात बता दूंगा। बट अगर आप कोचिंग ले लेते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस कोचिंग की वीडियोस, अगर आपने ऑनलाइन लिया है तो आपको वीडियोस देखनी है, उन वीडियोस से नोट्स बनाने हैं, और उन नोट्स के बाद एनसीईआरटी को पढ़ना है। आपका सिर्फ और सिर्फ यही काम रहेगा, क्योंकि आप अभी 11th में हो तो आपका बहुत ज्यादा काम नहीं रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखनी है, या फिर अगर आप कोचिंग जा रहे हो ऑफलाइन में तो आप गए, आपने नोट्स बनाए, आए, आपने नोट्स को रिवाइज किया और उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते गए। सिर्फ आपका यही काम है, ठीक है। अगर जो बच्चा 12th में है, उस 12th वाले बच्चे का आप दिमाग में आ रहा होगा, यार बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, वो भी 11th का बैकलॉग, ठीक है। उस फेज में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने कोचिंग ले रखी है या फिर आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया है तो आपको डे 1 से लेके डे 5 तक, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो क्या करना है, इवन सैटरडे भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो अगर आपकी क्लास सैटरडे को भी होती है। तो मंडे से लेके सैटरडे तक आपको अपनी जो 12th वाली चीज है उसको पढ़ना है। 12th के लेक्चर्स देखने हैं, या फिर 12th का अगर ऑफलाइन क्लासेस चल रही तो 12th का ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ऑब्वियस है। तो आपको क्या करना है, वीकेंड में सैटरडे और संडे को आपको टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक साल अपना पीछे छोड़ा है, तो आपको उस एक साल की भरपाई यहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस जगह पे वीकेंड वाले टाइम पे आपको 11th स्टार्ट करनी है। 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर से स्टार्ट करना है। 12th आपकी कवर होती जा रही है और साथ साथ 11th का आपका बेस बनता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके 12th के कॉन्सेप्ट्स है वो और अच्छे हो जाएंगे, और 11th भी साथ साथ आपकी कंप्लीट होती जाएगी। ये लर्निंग फेज है। अब हम आते हैं उन बच्चों पे जिन्होंने इस साल ड्रॉप लिया है। अच्छा, अब आपके पास पूरा पूरा टाइम आप सिर्फ और सिर्फ नीट को डिवोट कर रहे हो, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स यहीं पे बनाने हैं। और इस चीज में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई कोचिंग ली है ऑफलाइन या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ली है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपका सिलेबस चल रहा है, जो भी सिलेबस आपका चल रहा है, आपको उस सिलेबस को तो कंप्लीट करते जाना है साथ में ही। लेकिन कोचिंग बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिलेबस टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपने 11 12 दोनों पहले से पढ़ रखी है, तो आपको 11th आपकी कोचिंग में अगर स्टार्ट होता है तो आप उस चीज को पढ़ो, जो भी पढ़ाया गया उसको आपने पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया घर पे आके। साथ साथ आपको हर दिन 2 घंटे देना है अपने 12th के सब्जेक्ट को।
ठीक है, और 12th का भी वो वाला सब्जेक्ट पीछे से उठाना है, क्योंकि आगे का 12th का वो कवर कर ले जाएंगे आपकी कोचिंग वाले, बट पीछे का 12th आपका छूट जाता है। जैसे फिजिक्स में एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप कहीं से भी पढ़ के उसको आराम से उसके नोट्स बना लो और अभी से ही उसको तैयार रखो। वो बहुत अच्छे चैप्टर्स होते हैं, उनके बहुत वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है और आपकी कोचिंग वो चैप्टर्स नहीं कंप्लीट कर पाती है, जिससे आपको बहुत आखिरी में हेडेक होता है। ठीक है, तो इनको अभी से निपटाते चलना है। केमिस्ट्री में मान लो ऑर्गेनिक अगर तुमने उठाई, ऑर्गेनिक 12th वाला पूरा पोर्शन उठा के तुमने निपटा दिया। ठीक है, तुमने बायोलॉजी की, बायोलॉजी के लिए तो तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे इकोलॉजी है पूरी पूरी, अगर तुम्हें आती है एनसीईआरटी पढ़नी, तुमने 12th क्लास में अपनी पढ़ी थी चीजें और तुम्हें आता है कि ठीक है कैसे करते हैं, तो इकोलॉजी पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालो। और नहीं, क्या करना है तुम्हें, उसमें ऑनलाइन कोई भी लेक्चर ले लिया तुमने इकोलॉजी का सपोज है ना, और इस इकोलॉजी के लेक्चर के बाद तुमने एनसीईआरटी पढ़ डाली। मतलब तुम्हें 11th जो चल रही है, जो तुम्हारी कोचिंग में जो भी चीजें चल रही है, तुम्हें पीछे से 12th का उठाना है, ताकि जो तुम्हारा सिलेबस है, जब टीचर का 12th मिड में आके वो कहे कि यार अब सिलेबस नहीं हो पाएगा जल्दी, अब वो या फिर घसीटना स्टार्ट करे, तब तक तुम्हारा 12th मिड से उधर तक का और यहाँ से पीछे तक का सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है कि लर्निंग फेज में कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहना है पूरा। कौन सा, ड्रॉपर वालों को। 11th 12th वालों को मैं ये कह सकता हूँ कि तुम कोचिंग पे डिपेंडेंट रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ कोचिंग के साथ साथ चलते जाना है ना, और बढ़िया से पढ़ाई अपनी करनी। अब दूसरा फेज आता है आपका प्रैक्टिसिंग फेज। इस फेज में आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, जो नीट है ना, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको रिपीट ना किया जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपने सेम तरह के पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस ज्यादा है नीट को क्वालिफाई करने के, नीट में एक अच्छी रैंक लाने के, रादर देन जिसने पीवाईक्यूज को टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं, और आपको कोशिश करनी है कि नीट 13 से लेके नीट 2024 तक सारे पीवाईक्यूज कवर कर दो। इसके सोर्स में अभी बता रहा हूँ। दूसरी चीज, एक अच्छी क्वेश्चन बैंक, मतलब एक ऐसी हैंडी बुक या फिर किसी राइटर की, किसी ऑथर की, जहां से आपको क्वेश्चंस आपने लगाए उसके एक्सप्लेनेशन मिल गए आपको और आपने आराम से सॉल्व कर दी पूरी पूरी। या फिर कोई एक अच्छा क्वेश्चन बैंक, या फिर कोई अच्छा मॉड्यूल जहां से आपको ये सारी चीजें हो जाए, या फिर नीट एक्सेल। नीट एक्सेल क्या है, हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को इसी बेसिस पे बनाया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कई जगह, हर जगह भागना पड़े, पीवाईक्यू के लिए अलग, मॉड्यूल के लिए अलग, या फिर कुछ भी क्वेश्चन बैंक्स के लिए अलग। ये सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आना है। आपने अपना क्वेश्चन बैंक खोला, बैठा, आपने किसी पर्टिकुलर, आपने चैप्टर सेलेक्ट किया, मोशन इन वन डायमेंशन, उसके सारे क्वेश्चंस आ गए मेन क्वेश्चन बैंक में। आपने उसको देखा, क्वेश्चन पढ़ा और आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ी सी हिंट मिल जाती, हिंट वाला ऑप्शन है, हिंट पे क्लिक किया, हिंट आ जाएगी। हिंट से भी सॉल्व नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन पड़ा हुआ है, अब एक्सप्लेनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया, वेरी गुड, रिटन वाला। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो सॉल्यूशन भी वहीं पे है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक हमने क्यूरेट किया है, वो भी बहुत मेहनत से क्यूरेट किया है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की मदद से क्यूरेट हुआ है ये वाला क्वेश्चन बैंक, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तीसरी चीज ये आती है कि इस क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में तो दो ही चीजें होती हैं, या फिर मतलब दो चीजें आपको करनी ही करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक ऐसे कम से कम 100-150 क्वेश्चन हर चैप्टर से जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो। ठीक है, और कहीं से नहीं लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो सोर्स है इसका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हमने उसको ही अपनी क्वेश्चन बैंक में इनकलकेट कर दिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगा के जानिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेस है उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस क्वेश्चन बैंक में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं के अलावा कुछ देखना है तो मैंने आपको सारी बता दी कहां कहां से आप चीजें कर सकते हो, उसको आपको लेना है। ठीक है, तीसरी चीज आती है अब टेस्टिंग फेज। अब इस टेस्टिंग फेज में क्या होता है ना, टेस्टिंग फेज में आपको करना क्या है, टेस्टिंग फेज में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है ना, कि आप जो आपका रियल एग्जाम है उसको ही सेम स्टिमुलेट कर रहे हो, पूरा सिमुलेट कर रहे हो कि सेम एनवायरनमेंट आप बना पाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो 11th या 12th या फिर ड्रॉपर में, तो आपको जो एंड ऑफ द सिलेबस तक ना जो खींचना होता है वो होता है छोटे छोटे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का जो मीनिंग होता है ना इस टाइम पे क्या होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास अगर एक टारगेट है, हर 15 दिन पे, हर 7 दिन पे कोई आपके पास टारगेट है कि यार ये वाला टेस्ट आ रहा है मेरा, तो उसके लिए मुझे पढ़ना है, तो आप अच्छा पढ़ोगे। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे जिस एफिशिएंसी से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास टारगेट है तो आपने उस हिसाब से पढ़ा, और जब आपने इतना सारी चीजें पढ़ ली तो फिर आराम से आपने टेस्ट दिया।
टेस्ट में जो भी मार्क्स आए उसको एनालाइज किया कि कहाँ पे गलती हो रही है, अभी आपके पास टाइम है, आपने एनालाइज किया, चीजों को समझा, ठीक है भाई गलती समझ में आ गई, दोबारा से रिवाइज करोगे चैप्टर्स को, ये सारी चीज होगी। अच्छा, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, लर्निंग फेज में आपको रिविजन भी करना है। लर्निंग फेज में हर दिन रिवाइज करना है। मतलब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भैया रिवाइज कब करना है? हर उस दिन जिस दिन आपने पढ़ा है उस दिन रिवाइज करना है, हर दिन रिवाइज करना है, हर हफ्ते रिवाइज करना है, हर महीने रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। आप पढ़ के आए हो, नोट्स आपने पढ़े बनाए हैं, नोट्स को रिवाइज किया, ऑन द स्पॉट रिवाइज किया। उस टाइम पे आपको नोट्स को रिवाइज करने में आधा घंटा लग सकता है जो पढ़ा आपने, अगली बार आपको 10 मिनट लगेगा, उससे अगली बार आपको 5 ही मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी कर रहा है। तो अब ये 3 फेजेस जब मैंने आपको बता दिए, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने आप पे बिलीव रखना है, क्योंकि ये बहुत लंबा गेम होता है। अगर आप ड्रॉपर हो तो 1 साल का गेम है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से खेलना है और डरना नहीं है इस गेम में। ठीक है, 11th में हो तो अभी आपके पास 2 साल है, 12th में हो तो 1 साल है। तो ये जितना भी फेज है ना, इसको बड़े अच्छे से करना है और बिल्कुल अपने ऊपर शक नहीं करना है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव द पेपर। आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आपने कंसिस्टेंटली मेहनत की है तो और किसका सिलेक्शन होगा। रूटीन अगर मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, हर उस टाइम जब आप कुछ बेसिक नेसेसिटी अपनी नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज कर सकते हो पढ़ाई के लिए। मतलब सपोज आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आपने स्कूल गए, स्कूल के बाद आओगे थोड़ा रेस्ट करोगे, कोचिंग जाओगे, कोचिंग के बाद वापस आओगे थोड़ा रेस्ट करोगे, 2 घंटे पढ़ लो। ठीक है, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो 2 घंटे पढ़ लो डेली, रिवाइज करो नोट्स आके, नोट्स रिवाइज किए, अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा सकते हो तो प्लीज लगा लो और एनसीईआरटी पढ़ लो। बस इतना काम कर लो, 2 घंटे है, नहीं हो पाएंगी इतनी चीजें, बट संडे को यूटिलाइज करो अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो, है ना। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कोचिंग जाना है, कोचिंग से वापस आना है और अपना थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद पूरा टाइम अपना पढ़ाई पे ही देना है। क्योंकि 1 साल का ड्रॉपर का भी नहीं होता है। अगर ड्रॉपर ने अच्छे से मेहनत की तभी उसका भी 1 साल में सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो उसका जल्दी सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर तो और सारा प्रेशर रहता है, तो प्रेशर नहीं लेना है और अच्छे से मेहनत करके सबको निकालना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड कीप हसलिंग चांस, यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ एंड आई थिंक you will make your parents proud. All the very best.